उसका नतीजा है कि आज एक ऐसे जिंदगी को जी रही हूँ जिसमें जब जो चाहूँ वो करने की आज़ादी है मेरे पास। छोटा सा परिचय, नाम कल्याणी मिश्रा, बोकारो ईस्टर्न सिटी झारखंड की रहने वाली हूँ। आज से 21 साल पहले एक सिंपल सी मामूली सी हाउसवाइफ, गृहिणी, होम मेकर, जो भी कह लो, हिंदुस्तान में एक ऐसा काम जिसका ना कोई नाम है, ना दाम है, ना इनाम है, और 24 घंटे करते रहना पड़ता काम है। मैं 24 घंटा इसलिए बोलती हूँ कि एक आम महिला जो गृहिणी होती है ना, खास करके वो सोती भी है तो रात में सपने में भी यही आता है कि सुबह उठ के बर्तन कितना धोना है। आज का एक्स्ट्रा काम जो पेंडिंग रह गया उसको कल निकालना है। होता है कि नहीं होता? आज सब्जी बनाई, उसमें नमक थोड़े कम हो गए, पतिदेव नाराज हो गए, कल कुछ अच्छा बनाना है कि घर का माहौल अच्छा हो जाए। चलता है ना नींद में भी। लेकिन इसके बावजूद अगर एक गृहिणी से आप पूछो कि क्या करती हो, तो बोलती है कुछ नहीं करते, घर में रहते हैं। घर वाले भी बोलते हैं कि कुछ नहीं करती है, घर में रहती है। एक साधारण महिला अगर किसी के घर में झाड़ू पोछा भी करने जाती है ना, तो बोलती है काम करने गई थी। लेकिन अपने घर में दिन भर में 5 बार भी झाड़ू पोछा लगा लो, बोले कि कोई काम ही नहीं है, दिन भर झाड़ू पोछा में लगी रहती है। होता है कि नहीं होता? अच्छा, मुझे ये पता है क्योंकि मेरा जीवन भी ऐसा ही था, मेरे साथ भी यही चल रहा था। लेकिन मैंने जानने का प्रयास किया कि क्यों हमारे काम को काम नहीं समझा जाता है। तो मुझे एक चीज पता लगा, जिस काम को करने का आपको दाम नहीं मिलता है, दुनिया में उस काम का कोई नाम नहीं होता। और ये बात मैं सिर्फ गृहिणी के लिए नहीं बोल रही हूँ। आपका बच्चा गली मोहल्ले में जाके क्रिकेट खेलेगा और आपको पता चलेगा ना, तो जैसे ही आधा घंटा पार हुआ तो आप पकड़ के लाइएगा, जरूरत होगा तो 2 थप्पड़ भी लगाइएगा कि बिना मतलब क्रिकेट खेलते रहता है, कोई काम नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं करता। लेकिन वही बच्चा जब कमिटमेंट के साथ जाकर के स्टेडियम में खेलता है तो उसका मम्मी पापा पूरे गांव को प्राउड के साथ दिखाता है, मेरा बच्चा क्रिकेट खेल रहा है। क्योंकि गली में खेलने वाले क्रिकेट का पैसा नहीं मिलता है, स्टेडियम में जीतने वाले को भी पैसा मिलता है और हारने वाले को भी पैसा मिलता है। कहने को हम कह देते हैं कि पैसा कोई बड़ी चीज नहीं है, और खास करके हम बिहारी लोग तो पैसा वैसा क्या है, हाथ का मैल है। लेकिन हर कदम पैसे के बिना एक कदम नहीं चल सकते हैं। न जन्म होता है पैसे के बिना, न मृत्यु होती है पैसे के बिना। हर चीज मुश्किल है, फिर भी हम क्या बोलते हैं, अरे पैसे के लिए काम नहीं करना। बोलना चाहिए, क्योंकि लाइफ में हम जिस चीज को फोकस ज्यादा करते हैं ना, देखो जिसके पीछे ज्यादा भागते हैं वो हमको छोड़ के भागने लगता है, तो जिसके पीछे ज्यादा नहीं भागेंगे उसके अपोजिट पर्सन के पीछे ज्यादा भागेंगे। सिंपल सी चीज मैं बताती हूँ, पति के पीछे ज्यादा रहेंगे तो घर छोड़ के भागने का बहाना खोजेगा, थोड़ा सा इग्नोर करिए, आपने आगे पीछे बोलेगा। होता है कि नहीं होता है? अब बस पैसे के साथ भी यही फंडा चलता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं सेवा के नाम से काम करना है। अब सेवा के भाव से काम करोगे, पैसा खुद ब खुद आएगा। क्यों मैं ये बात बोल रही हूँ? क्योंकि मैंने खुद इस एक्सपीरियंस को जाना है, थोड़ी सी अपनी लाइफ स्टोरी के साथ रखना चाहूँगी इस बात को। आज से 21 साल पहले जब मेरी आरसीएम की जर्नी शुरू हुई, उससे पहले मेरी जो लाइफ थी, बिहार की बेटी हूँ, झारखंड में वर्तमान में रहती हूँ, बेसिक बिहार से ही हूँ। हमारे यहाँ का जो परिवेश होता है ना, जिस दिन बेटी का जन्म होता है माँ बाप का एक ही सपना होता है, ऐसे तैयार करो कि शादी हो जाए। होता है कि नहीं? इतना पढ़ाओ कि लड़का ढूंढना आसान हो, इतना ज्यादा नहीं पढ़ा दो कि उससे महंगा लड़का ढूंढने का औकात नहीं हो अपने पास, तो अपना औकात देख के बच्चा को पढ़ाते भी हैं। बचपन से एक ही चीज सिखाई जाती है, खाना बनाना सीख लो, नहीं तो ससुराल से गाली सुनाएगी। घर संभालना सीख लो, नहीं तो ससुराल से ताना सुनने को मिलेगा। ऐसे तैयार किया जाता है। मकसद ही है कि बस शादी हो जाए और हम फ्री हो जाए। तो कहीं ना कहीं मेरी भी परवरिश वैसे ही हुई थी। 6 भाई बहनों का मेरा परिवार था, 5 बहन, 1 भाई सबसे छोटा। जब मेरी शादी हुई तो मेरी जो क्वालिफिकेशन थी वो TTMP की क्वालिफिकेशन थी, मतलब टान के मैट्रिक पास। टान के, और उस समय बिहार का पढ़ाई वैसा ही होता था, तो इतना एजुकेशन था कि लड़का ढूंढा जा सकता था।
तो मेरी जब शादी हुई, सर डिप्लोमा से सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स किए हुए थे, तो सर एज ए सिविल इंजीनियर के रूप में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में कोलकाता में काम करते थे। और कुछ शादी भी मेरी ऐसी हुई थी कि लोगों की लव मैरिज होती है या अरेंज मैरिज होती है, मेरी कंप्रोमाइज मैरिज है। कुछ ऐसा प्लानिंग हुआ था कि सर के फैमिली को मैं नहीं पसंद थी, मेरे फैमिली को सर नहीं पसंद थे, और हम दोनों ने एक दूसरे का फोटो भी नहीं देखा था। बस सर के जीजाजी और मेरे जीजाजी दोस्त थे, और आपस में उन्होंने कमिटमेंट कर लिया था कि तुम्हारे साले की शादी मेरे साले के साथ होगी। और ये कमिटमेंट इतना पक्का हो गया कि जब हमारे फैमिली ने मना किया तो वो लोग यहाँ तक बोल दिए कि ठीक है, अगर वहाँ शादी नहीं होगी तो मेरा ससुराल से रिश्ता खत्म। अब हमारे बिहार में दामाद का क्या वैल्यू होता है समझते ही है। तो ऐसी स्थिति में मेरी शादी हुई। जब मेरी शादी हुई तो मुझे ये बताया गया था कि कोलकाता महानगर में लड़का काम करता है, सिविल इंजीनियर है, तो मुझे लगा था चलो कुछ तो ठीक ठाक होगा। लेकिन जब मैं कोलकाता में पहुंची, महानगर में एक मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली की जो लाइफ होती है ना, जानवरों से भी बदतर लाइफ होती है। मेरा जो रहन सहन का तरीका था, एक 10 बाई 12 का सिंगल रूम था, और उसमें हम लोग 7 आदमी, सास ससुर, मेरे देवर और हम दोनों पति पत्नी सभी रहते थे उसमें। बिहार से हूँ तो घूंघट भी चलता था उस छोटे से घर में। उस 10 बाई 12 के घर में, उसी एक रूम में, उसी में खाना बनाना, उसी में खाना, उसी में नहाना, उसी में सोना, सब उसी में व्यवस्था थी। सोने के लिए सिर्फ इतना अरेंजमेंट था कि बेड को इतने हाइट पे लगाया गया था ना, कुछ लोग नीचे कुछ लोग ऊपर, और मुझे तो बेड के ऊपर चढ़ने के लिए भी टेबल लगाना पड़ता था, बेड की हाइट इतनी ज्यादा थी। ऐसे करके जिंदगी चल रही थी। लेकिन सबसे मजे की बात बताऊं, आज जब सोचती हूँ कि वहाँ कैसे रहती थी तो मुझे भी लगता है कि वैसे लाइफ में रहते थे हम, संभव है क्या? लेकिन उस समय क्या लगता था, सब बढ़िया है। उस समय बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, दुख नहीं फील होता था। क्यों नहीं फील होता था? क्योंकि जिस मोहल्ले में मेरा मकान था, उस मोहल्ले का सबसे बड़ा घर मेरा था। तो अपने अगल बगल के लोगों को तो उससे भी बदतर हालत में देख रही थी, तो मुझे लग रहा था सब बढ़िया है। दूसरी एक और बात थी, देखो हमारे हिंदुस्तान में जब शादी होती है तो पंडित जी रात भर बहुत सारे मंत्र पढ़ाते हैं। किसी को याद रहता है क्या? कुछ पल्ले भी नहीं पड़ता है। लेकिन विदाई के समय मम्मी एक बात बोल देती है कि आज से जो है जैसा है तुम्हारा है, दोनों परिवार का इज्जत अब तुम्हारे कंधे पे है कि नहीं? और इस बात को निभाने के लिए फिर हम लोग इस प्रयास में, खास करके मैं महिलाओं को सैल्यूट करती हूँ। हिंदुस्तान की महिलाएं नहीं कर पाती हैं, बाकी देश की महिला नहीं कर पाती हैं। ये हिंदुस्तान की धरती का पावर है कि यहाँ की महिलाएं कोई भी दुख हो, दर्द हो, तकलीफ हो, वो सबसे पहले अपने फैमिली की इज्जत को बरा रखती है। तो बाकी चीज मायने ही नहीं रखती है। इसीलिए मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे कोई दर्द है, मुझे कोई तकलीफ है। अगर मैं मेरे घर की फाइनेंशियल कंडीशन की बात करूं तो आप लोग इसी से समझ जाएंगे कि 7 आदमी के परिवार में महीने में 1 लीटर सरसों का तेल हमारे घर में खर्चा होता था खाना बनाने में। उससे ज्यादा अलाउ नहीं था क्योंकि बजट नहीं था। तो खाने में क्या क्या बनता होगा समझ सकते हैं। फ्रूट्स के नाम पे सिर्फ आम के सीजन में आम आती थी, और वो भी केजी में नहीं, पीस में। अब महानगरों की एक खासियत है, वहाँ पे ना पीस में, दाम भी बताएगा आपको पीस में। उसे पता है कि इन लोगों का औकात नहीं है कि किलो खरीद सके, पीस में बताते हैं। मेरे यहाँ पे पीस में आता था, 2 पीस आम मुश्किल से आता था। मेरी सासू माँ उसको पूरा ताकत लगा के निचोड़ती थी कि एक बूंद भी रस इसमें रह न जाए। एक बूंद की कीमत थी। और तब उसमें 1 गिलास पानी मिलाती थी, थोड़ी सी चीनी मिलाती थी, और उसको छोटे छोटे कटोरों में हम सबको बांट देती थी। और हमारा टारगेट होता था कि आज रात में रोटी इसी के साथ खा लेना है ताकि सब्जी का खर्चा बच जाए। इस तरह की मेरी लाइफ स्टाइल थी। लेकिन मजे की बात यह है कि उस जीवन में भी मुझे लग रहा था सब बढ़िया है, ऐसे ही तो चलता है।
मुझे नहीं लग रहा था कि बदलाव की कोई ज़रूरत है। मैंने आज क्यों बोला कि मैं यहाँ जगाने आई हूँ। जब तक मैं सोई हुई थी ना, वो जीवन मुझे अच्छा लग रहा था। अगर आप अपने जीवन में खुश हैं, जो मिल रहा है बहुत अच्छा है, तो फिर आपको कुछ ना आरसीएम समझ में आएगा, ना इनकम समझ में आएगा, ना सेवा समझ में आएगा। समझ में तब आएगा जब आप अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन चाहोगे। और हर परिवर्तन का एक बड़ा कारण होता है। मेरे जीवन में कारण बनी मेरी बड़ी वाली बिटिया। मेरी बड़ी वाली बिटिया का पहला जन्मदिन था। घर की पहली बच्ची थी। हम लोग बहुत एक्साइटेड थे। अपने स्तर से हर कोई खुशी मनाना चाहता है। मैंने सर को बोला कि मैं उसके लिए फ्रॉक खरीदना चाहती हूँ, कपड़ा लेना था मुझे। तो सर बोले कोई बात नहीं, शाम में आते हैं, साथ में चलेंगे, ले लेंगे। मैंने मार्केट में एक फ्रॉक देखा हुआ था जो मुझे बहुत पसंद थी और मैं बहुत एक्साइटेड थी कि यही वाली फ्रॉक मुझे लेनी है। शाम में जब सर घर आए, दोनों आदमी हम लोग मार्केट गए। मेरी नजर थी फ्रॉक पे और सर की नजर थी प्राइस टैग पे। और उस फ्रॉक की कीमत थी उस समय 500 रुपए। तो सर ने जैसे ही वो कीमत देखी, तो कीमत देखते ही सर बोलते हैं कि जो कपड़ा है ना, ये कंफर्टेबल नहीं है, बच्ची कहाँ जाएगी पहन के, घर में तो रहना है इसको, तो ये कपड़ा यूज ही नहीं हो पाएगा। मेरे समझ में आ गया कि बंदे के जेब में माल नहीं है। और महिलाएं समझ जाती हैं ऐसी बातें ना, जब पति गोल गोल घुमाने लगते हैं तो समझ में आ जाता है कि मामला किधर से उठा। तो मैंने बोला सर कोई बात नहीं, मुझे समझ में नहीं आया, आप कोई दूसरा देख लो। सर ने एक दूसरा कपड़ा पसंद किया जिसकी कीमत थी 100 रुपये। सर बोले ये बहुत अच्छा है। मैंने एक्सेप्ट किया, ठीक है सर ले लेते हैं। लेकिन उस रात मुझे नींद नहीं आई चैन से। मैंने अपने आप से एक सवाल किया कि जिस बच्ची को मैं मेरी पसंद का कपड़ा तक नहीं पहना सकती हूँ, उस बच्ची को जिंदगी क्या दूंगी? और अगर एक बेहतर जिंदगी देने का मेरा औकात नहीं था तो इसको इस धरती पे लाना ही क्यों था? और उस दिन मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया कि जो कंप्रोमाइज वाले जीवन मैं जी रही हूँ, मेरी बेटी नहीं जिएगी। वाह, जब तक मुझे लग रहा था कि इसमें कंप्रोमाइज करना है, तो मुझे वो जीवन बड़ा अच्छा लग रहा था। जिस दिन मैंने डिसीजन लिया कि ये कंप्रोमाइज अब नहीं करना है, तो अब मुझे हर चीज में प्रॉब्लम लग रहा था। अब मुझे जिंदगी को बदलना था। मैंने क्या किया, लोगों से पूछना शुरू किया, अपने पड़ोसियों से पूछना शुरू किया अमीर कैसे बनना है। और देखो हिंदुस्तान की एक खासियत है, लोगों को पता हो या नहीं, बताएंगे जरूर। रायचंद आपको हर कदम पे मिलेंगे। मैंने मेरे पड़ोसियों से पूछना शुरू किया कि अमीर बनने के लिए क्या करना है। और मेरे पड़ोसी भी बहुत ईमानदार थे, सबने कुछ न कुछ बताया। सबने कुछ न कुछ बताया। उस वक्त मैंने ये दिमाग नहीं लगाया कि अगर इनको पता होता कि अमीर कैसे बनना है तो मेरे पड़ोसी होते, अंबानी जी के पड़ोसी होते। लेकिन हिंदुस्तान में लोग बताते जरूर हैं। लोगों ने अलग अलग सलाह दी मुझे। किसी ने कहा कि जॉब दूसरा करना पड़ेगा, किसी ने कहा बिजनेस करना पड़ेगा। तो बिजनेस की बातें थोड़ी सी समझ में आ गई, क्योंकि बेसिकली मायके में बिजनेस था, तो ससुराल से स्थिति थोड़ी अच्छी थी। तो मुझे भी लगा कि बिजनेस करके शायद स्थिति अच्छी हो सकती है। मैंने सर को बोलना शुरू किया, सर इस जॉब से काम नहीं चलेगा, बिजनेस करना है। सर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। बोले तुम अपना दिमाग लगाओ, जो करना है पूरा तैयार हो जाएगा तो हमको बता देना। मैंने लोगों से पूछना शुरू किया। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि मेडिकल लाइन में बहुत पैसा है। होलसेल से 10 में जो सामान लेके आते हैं 100 में बेचते हैं। मुझे भी लगा 90% का फायदा है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। क्योंकि देखो हिंदुस्तान के लोगों की एक बहुत बड़ी खासियत है, उन्हें हमेशा अपनी बुद्धि और दूसरे का पैसा ज्यादा दिखता है। तो लोगों ने मुझे बताया मेडिकल लाइन में बहुत पैसा है। मेरे पास जितनी कुछ थोड़ी बहुत सेविंग्स थी, जो शादी में जेवर मिले थे, वो सब बेच करके मैंने बिजनेस करने का डिसीजन लिया। कोलकाता महानगर में संभव नहीं था कि मैं जॉब कर सकती थी उस बिजनेस को, उतनी औकात नहीं थी। तो इसीलिए हमने छोटे शहर से करने का शुरू किया और बोकारो बिजनेस करने के लिए। और बहुत लकी मानती हूँ अपने आप को कि ऊपर वाले ने मुझे जॉब का, जीवन का भी एक्सपीरियंस दिया है, ट्रेडिशनल बिजनेस का भी एक्सपीरियंस दिया है,
और डायरेक्ट सेलिंग का भी एक्सपीरियंस दिया है। तीनों जिंदगी को अच्छे से जी हूँ मैं। जब मैं जॉब में थी तो मेरी जो जिंदगी थी ना, शुरुआती के 15 दिन ठीक ठाक चलता था। इनफैक्ट हम जब कोलकाता में थे तो मेरी नई नई शादी हुई थी, तो कई इच्छा होती थी घूमने उमने के जाने का। तो जो फर्स्ट वीक होता था, पहला संडे, तो हम लोग पिक्चर देखने जाते थे। मेरे दोनों देवर जाते थे मेरे साथ में, हम दोनों पति पत्नी जाते थे, क्योंकि टिकट कटाने का औकात था। दूसरे संडे के बाद टिकट कटाने की औकात नहीं होती थी, तो हम लोग आसपास के कोई मंदिर, कोई पार्क में जहाँ फ्री में जाया जा सके वहाँ जाते थे। चौथे संडे तक आते आते तो घर में ही रह जाते, क्योंकि अब किराया भी देना मुश्किल हो जाएगा। ये मेरी जॉब वाली जिंदगी थी। जब मैं ट्रेडिशनल बिजनेस में आई, शुरुआत किया बिजनेस का, तो लगा अब तो बहुत कुछ कर लूंगी, अमीर बन जाऊंगी, सारे सपने पूरे हो जाएंगे। बहुत एक्साइटेड थी, घर वाले भी एक्साइटेड थे कि हाँ चलो, सोचा है इसने तो कुछ करेगा। लेकिन 2-3 महीने होते होते समझ में आ गया कि बिजनेस इतना आसान नहीं है, क्योंकि दुकान तो खोल लिया, कस्टमर ही नहीं आते थे। लोगों ने फिर क्या बोलना शुरू किया, देखो तुम्हारे यहाँ डॉक्टर बैठेगा तो कस्टमर आएगा। डॉक्टर बोलते भैया तुम्हारे यहाँ जाएंगे तो मेरा तो समय खराब हो जाएगा, तेरे पास तो कस्टमर नहीं है। लोगों ने फिर से मुझे सलाह दिया कि नर्सिंग होम शुरू करो। मैंने बोला ना, रायचंद मिलेंगे आपको, वो लोग समझाएंगे जिनको आरसीएम का आर नहीं पता है, वो भी आपको आरसीएम के बारे में बताएंगे। अरे मेरा तो चाचा किया था, मेरा पड़ोसी किया था, मेरा दादा किया था, कुछ नहीं हुआ, पैसा नहीं आया। मिलते हैं ऐसे लोग? जैसे ही मिले समझ जाना रायचंद है। और रायचंद की कभी नहीं सुनना, ये मेरे जीवन का एक्सपीरियंस है। मुझे रायचंद लोगों ने सलाह दिया नर्सिंग होम खोलो। पैसे नहीं थे मेरे पास, इतना जुनून था अमीर बनने का, लोगों के बातों पे इतना भरोसा था कि मैंने फिर दिमाग लगाया। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना से जो चलती थी उस समय, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, उससे मैंने लोन उठाया और लोन उठा करके नर्सिंग होम भी स्टार्ट किया। और ये सब करते करते लगभग 1 साल का समय बीत गया था। तो सर समझ गए थे कि इसके चक्कर में रहेंगे तो खाने में आदत पड़ जाएगा, तो सर साथ में ट्राई कर रहे थे और उनकी बैंक में जॉब लग गई थी। तो जिस समय की मैं बात कर रही हूँ, सर बैंक में जॉब कर रहे थे, मेरा नर्सिंग होम चल रहा था, मेडिकल स्टोर चल रहा था। सुबह के 6 बजे से लेकर के रात के 1 बजे तक सर मशीन की तरह काम करते थे। कभी नर्सिंग होम पे है, कभी दुकान पे है, फिर उसके बाद बैंक पे है। बैंक से आए तो सीधा नर्सिंग होम पे पहुंचे। घर आने का समय नहीं, ना खाने का समय, ना आराम करने का समय। जिंदगी में कोई पेशेंट आता था ना, सीरियस पेशेंट आता था, तो हम लोग मन्नत मांगते थे भगवान जी से कि ये पेशेंट ठीक होके चला जाएगा तो नारियल चढ़ाएंगे, ये पेशेंट ठीक होके चला जाएगा तो लड्डू चढ़ाएंगे। ऐसा नहीं था कि बड़े दानवीर थे या सेवा भाव था, वैसा कुछ भी नहीं था। मकसद सिर्फ इतना था, ये ठीक होके जाएगा तो दूसरे को भेजेगा। तो एरिया के कोई नेताजी, कोई दादा भाई, मुखिया जी, कुछ होते ना मजबूत पर्सनालिटी, तो उनका फोन आ जाता, मेरा आदमी है थोड़ा देख लेना, मतलब डिस्काउंट कर दो। और जितने बड़े लोगों का फोन आया है उतना ज्यादा डिस्काउंट करना है, सामने वाले का इज्जत रखना है। ट्रेडिशनल बिजनेस की ये एक सबसे बड़ी ट्रेजेडी है जिसकी कोई बात नहीं करता है। आपके एरिया में कोई सत्संग होगा, कोई पूजा होगा, तो चंदा सबसे ज्यादा किसको देना है? बिजनेसमैन को। उसके पास क्या आ रहा है उससे किसी को मतलब नहीं है। दुकान बड़ा है तो चंदा बड़ा होना चाहिए, डोनेशन बड़ा होना चाहिए। तो हमारी भी ऐसी स्थिति थी। इनकम आई, उससे कई गुना ज्यादा खर्चे हो गए। यानी दिन ब दिन हमारी स्थिति जो है ना वो बहुत खराब होते जा रही थी। ऑलरेडी पहले से कर्जा में थे, धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ गई थी कि लगता था खाना पीना भी मुश्किल हो जाएगा। नर्सिंग होम से मुझे एक पेशेंट आया जो कि आरसीएम लेके आया, मेरे घर में आया मेरे पास। जिस दिन वो आरसीएम लेकर के आया था, लगभग 45 मिनट तक उसने बहुत सारे गोले बनाए कॉपी के ऊपर में। मुझे लगता है शायद पहले दिन उसने मुझे प्लान से लेकर के कमीशन से लेकर सब समझा दिया होगा। मेरे समझ में कुछ भी नहीं आया था, इसीलिए याद नहीं है। सिर्फ इतना याद है कि पेज में बहुत सारा गोला बनाया और गोला बना के बार बार एक ही चीज बोल रहा था, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ दुकान बदलनी है, इससे आपकी किस्मत बदल जाएगी, आप अमीर बन सकते हैं, आप घर बना सकते हैं,
बातें जल्दी समझ में नहीं आती हैं, लेकिन वो बंदा उस दिन ना ठान के आया था कि आज तो फंसा के जाना है। अपना बोल दिया होगा कि आज मुर्गा फंसा के आना है। तो लास्ट में उसने मुझे कही कि आप इस सिस्टम से जुड़ करके अगर एक साबुन खरीदेंगे तो आपके अकाउंट में 1 रुपया है। और ये 1 रुपया मुझे फटाफट समझ में आ गया। करोड़ों की बातें नहीं समझ में आ रही थी, 1 रुपया तुरंत समझ में आया। मैंने तुरंत कैलकुलेट किया कि महीने में 4 से 5 पीस साबुन का खर्च है। इसी रफ्तार से अगर खर्च हुई तो बुढ़ापे में तक जाते जाते 1 लाख तो साबुन जरूर खर्चा हो जाएगा। और 1 रुपया एक साबुन पे बचेगा तो मेरा बुढ़ापा का रिटायरमेंट फंड होगा 1 लाख रुपया। और मैंने फटाफट सिस्टम को ज्वाइन कर लिया। और ज्वाइन करके मैं इतनी एक्साइटेड थी, मुझे लगता है कि 12-1 बजे के करीब वो बंदा मेरे पास से वापस गया होगा। और शाम तक बैठे बैठे मैं सिर्फ कैटलॉग में यही देख रही थी कि और क्या क्या प्रोडक्ट है, और मैं सारे प्रोडक्ट पे 1-1 रुपया जोड़ रही थी। तो शाम होते होते तो हम करोड़पति हो गए थे। और शाम में सर जैसे ही घर आए ड्यूटी से, तो आते ही मैंने सर को बड़ी एक्साइटमेंट के साथ बोला कि सर आज मैंने एक ऐसे बिजनेस को ज्वाइन किया है जिसमें एक प्रोडक्ट यूज करने से 1 लाख आएगा, और सारा प्रोडक्ट यूज करेंगे तब तो करोड़पति बन जाएंगे। सर ने जैसे ये बात सुनी, ऊपर से नीचे तक मुझे देखा और सर का रिएक्शन था कि अब क्या किया। मैंने उनको किट दिखाया, ये सिस्टम को ज्वाइन किया है। किट देखते ही सर बोलते हैं कि जो बंदा तुमको फंसा के गया है 6 महीने से मेरे पीछे लगा था और मैं उसको टाल रहा था, इसीलिए बोलते हैं कि औरतों के पास दिमाग कम होता है। अब कहाँ तो मैं करोड़पति बन रही थी और सर ने 1 लाइन में सब खत्म कर दिया। ऊपर से बोल रहे दिमाग भी नहीं है, तो बुरा तो लगेगा। बुरा मुझे भी लगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो जवाब देना था। तो मैंने सर को एक बात बताई, और जो रियल फैक्ट है मैं बताती हूँ हिंदुस्तान की महिलाओं के बारे में। खास करके मैंने सर को बोला, सर मैं भी मानती हूँ कि महिलाओं के पास दिमाग कम होता है, क्योंकि हमारे पास दिल बहुत बड़ा होता है। क्या बात है। और खास करके अगर बात करें हिंदुस्तान की महिलाएं और यूपी, बिहार, बंगाल, झारखंड की महिलाएं स्पेशली, जिस घर में हम लोग जन्म लेते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं, पढ़ाई लिखाई होती है, एक दिन मम्मी पापा एक नमूना पकड़ के लाते हैं, बोलते हैं आज से सारा जीवन इसी के साथ। और बिना किसी सवाल के हम किसी अनजान का घर बसाने के लिए चले जाते हैं। ये दिल का मामला है, दिमाग से तो लो। पहले हमारे यहाँ तलाक नहीं होता था, डिवोर्स नाम का कोई सिस्टम ही नहीं था। अब होता है क्योंकि दिमाग से होता है। दिल तो सिर्फ इतना बोलता था निभा लेना है। ये पावर सिर्फ महिलाओं में, क्योंकि साइंस मानती है कि गोली लगने में जितना दर्द होता है ना, उससे कई गुना ज्यादा दर्द एक बच्चे को जन्म देने में होता है। लेकिन फिर भी हम महिलाएं हंसते मुस्कुराते बच्चे को जन्म देती हैं, क्योंकि आज का दर्द नहीं फ्यूचर देगा। मैंने बोला सर ये दिल का मामला है, बहुत सारे डिसीजन दिल से ली हूँ, जिसको निभा रही हूँ, निभाऊंगी भी इसको। आज के बाद चाहे जो हो जाए, जो प्रोडक्ट आरसीएम में है घर में वही यूज होगा, नहीं तो खाना पीना बंद। हम सर इतना पंगे तो नहीं ले सकते थे, बोले जो मर्जी आए करो। मैंने प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया, 3-4 महीने जैसे ही प्रोडक्ट यूज किया, 5वें महीने हमारे एरिया का पिकअप सेंटर बंद हो गया। अब सामान लाने के लिए मेरे पास व्यवस्था नहीं था। बोकारो से पिकअप सेंटर बंद हुई थी, रांची से हम सामान मंगाना पड़ता, और मैं वहां तक जा नहीं सकती थी। लेकिन हम महिलाओं को हिंदुस्तान की व्यवस्था में बहुत बड़ा पावर दिया जाता है। हमारे पास एक ऐसा पावर होता है, हमारे हस्बैंड, जिनको हम जैसे चाहे हंसा के रुला के बैंड बजा लेते हैं। तो मतलब जो अपना काम है सो निकलवा लेते हैं। और पति को पटाना कैसे, वो बचपन से सिखा भी दिया जाता है नहीं? पता है कैसे पटाना है? अच्छा पता तो है, लोग बोलना नहीं चाहते हैं, मैं बता ही देती हूँ। बचपन से हमें यही चीज सिखाया जाता है कि दिल का रास्ता पेट से जाता है। खाना बनाना अच्छा सीख लो, लोग खुश रहेंगे, सिखाया जाता है कि नहीं? तो बहुत आसान तरीका, पति के पसंद का खाना बना के खिलाइए और जो मर्जी करवाइए।
ये ट्रिक यूज होता है ना आप लोगों पे, और तो मैंने भी बस इसी ट्रिक को यूज किया। मेरे पति देव को पकौड़े बहुत पसंद है, तो जैसे ही 2-3 दिन लगातार मैं उनको पकौड़े देती थी, सब समझ जाते थे कि सामान का लिस्ट पकड़ा देगी कभी भी ना। और अब जब मैं उनको सामान का लिस्ट देती ना तो कुछ बोलते नहीं थे, सामान लाने चले जाते थे।